गई। वो बोले कि साहबुद्दीन साहब छूट जाएंगे हमारी सरकार आ जाएगी, साहबुद्दीन साहब छूट जाएंगे हमारी सरकार आ जाएगी, साहबुद्दीन साहब छूट जाएंगे हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आएगी तो 25 हो गए, 20 साल हो चुके हैं। आप ना सरकार आई और ना वो छूटे, इस चीज को आप मानते हैं? यही चल रहा है। कहाँ मेहनत है? पहले तो बोल दिया है वोट दे दिया ना तो बीजेपी आ जाई, इससे छोड़ के आज तक आरजेडी बढ़ा ही नहीं है। तो बड़े बड़े नेता है, खासकर मुस्लिम जो बिहार के पूरे लीडर, उनके यही काम है, उनको डराना कि मुसलमान को डराइए, वोट दीजिए, नेता मत बनाइए। आज अगर सदन में हमारे पास अगर 10 MP 20 MP रहते, लेकिन अंडर द पुलिस वहां पे उनकी हत्या हो जाना, ये हम लोग के लिए संविधान के खतरे की बात है। ये पुलिसिया चैलेंज है। और वही पुलिस मार रही है और सामने गोली चलाने वाले को निहत्थे खड़ा हो रही है, उसको रुक के खींच रही है। ये पुलिस रहेगा तो मनोबल तो बढ़ेगा ही ऐसे लोगों का। उसके बाद एक और अपराधी की जो कोर्ट में रहता है, जेल से आता है और उसकी हत्या कहाँ होती है? कोर्ट के अंदर जज के सामने। निश्चित तौर पे अपने आप को नहीं देखेगा कि आपके हक की आवाज के लिए कौन खड़ा है और आपको कौन ठग रहा है, तो ये समझ लीजिए कि खत्म है। मैं सिर्फ कहता हूं कि जो मतलब ये कि आप निश्चित तौर पे आप मुसलमान में रहबर लेके आइए, मुसलमान की ताकत को बढ़ाइए। अगर मुसलमान में रहबर नहीं होगा, ना सीओ के पास जाने वाला आपके पास नेता है, ना बीडीओ के पास जाने वाला नेता है, ना थाना पर जाने वाला नेता, कोई नहीं आपको पूछने वाला, तो अभी आपकी ऐसी हालत है। आज भी जो भी स्थितियां बनी हुई है, एमएलसी का पता नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sangmitra Public School, Siwan. CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class. Smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संगमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप आज एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम बातचीत करेंगे वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ बिल को लेकर के लगातार देश के माहौल गर्म हो चुका है और सबसे ज़्यादा अगर गर्म है तो बिहार का माहौल, क्योंकि वक्फ बिल के समर्थन करने के बाद से नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है वो हाशिए पे चली गई है। और यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के हित की बात, हित का बिल है, उनका फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये कई सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों को लेकर के हम राजद नेता मोहम्मद कैफ बंटी जी के पास मौजूद है और बंटी जी से जानना चाहेंगे कि बंटी जी, जिस तरह से अभी चर्चाएं हो रही हैं कि वक्फ बिल जो लाया गया है और जदयू की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो समर्थन कर गई बीजेपी को इस बिल के, और इसको लेकर के बड़ा मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश है उनकी अपनी पार्टी में। कई मुस्लिम लीडर जो हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बिल जो है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई ये मुसलमानों के हित के लिए लाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये वाकई मुसलमानों का हित चाहते हैं या इसके पीछे भी कुछ राजनीति है? ये हंसने वाली बात हो गई है। आपने कहा कि बीजेपी मुसलमानों की हित के लिए लेके आ रही है। ये कौन सा हित है कि सरकार में एक भी मुसलमान नहीं है?
ये कौन सा हित है? और दो जो थे उनको भी किनारे बैठा दिया। सनवाज हुसैन और जो भी हैं। तो आप बताइए कि जिस सरकार में एक मुसलमान का नेता ना हो और फिर वो मुसलमानों के हित की बात कैसे हो सकती है? ये एक प्रोपेगेंडा है सिर्फ मुसलमानों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये सदियों से आ रही है, कोई नया नहीं आ रहा है। हर वक्त कोई ना कोई मुसलमानों को प्रताड़ित करते आता रहा है। लेकिन हम मोहम्मदवादी हैं, निश्चित तौर पे ये सब्र से, संविधान से इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। अब रहा, आपने कहा कि वक्फ बिल है क्या? तो समझना पड़ेगा वक्फ बिल है क्या। वक्फ बिल वो है जो अल्लाह और भगवान के नाम पे समर्पित कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। उसको देख रेख को वक्फ कहा जाता है, उसी को वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वक्फ करना माने आपको मैंने दे दिया, दान दे दिया। मेरे यहाँ, मेरे घर में, मेरी ज़मीन बरौदात की जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं, इसमें गैर कौम का एंट्री होना कहाँ मुनासिब है? वहीं पे हिंदू के ट्रस्ट हो, हिंदू के जो एनजीओ हो, हिंदू जो भी बोर्ड है, चाहे वो सिखिज्म के हों या क्रिश्चियन के हों, वहाँ पर इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब प्राचीन मंदिर को से कोई खतरा नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के जो वजूद वाकार है, जैसे वजूद वाकार का मतलब हो गया उनकी मस्जिद, उनके मदरसे, और जो उनको सपुर्दे खाक किया जाता है जिसका नाम कब्रिस्तान कहा गया है। ये तो सारी चीज़ें उन पर तो ख़त्म होने की बात आ गई कि अगर ये चीज़ें अब सरकार पे चलेगी, हम क्लेम करेंगे तो सरकार बोलेगी ये हमारी ज़मीन है, आप पेपर दिखाइए। पहले बोर्ड एक संस्था थी, और बोर्ड ऐसी संस्था थी जिसको हिलाने के लिए, जैसे जमा मस्जिद उसी अंडर में आता था, बाबरी मस्जिद उसी अंडर में आता था, और ज्ञानवापी हो या मथुरा का ईदगाह हो, ये सब बोर्ड की ज़मीनें हैं। ये एक षड्यंत्र है कि मुसलमानों को किसी भी हालत में एकदम प्रताड़ित करके और हिंदू भाई को खुश किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ना रोजगार की बात होती है ना विकास की बात होती है। इन दोनों को छिपाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको रोकेंगे तो फिर वो कौन से लोग हैं जो अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जदयू के कार्यालय में कुछ मुस्लिम लीडर बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वो गिना रहे थे कि भाई इससे हमारा ये फ़ायदा है, हमारा वो फ़ायदा है। हालांकि जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो वो उठ के भाग खड़े हुए। तो ये कौन लोग हैं जो वो कहने को तो कह रहे। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Sivan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। कह रहे हैं कि भाई वक्फ बिल मुसलमानों के हित के लिए है, जो पिछड़े दलित मुसलमान हैं उनके हित के लिए है, लेकिन जब पत्रकारों के सवाल आते हैं तो ये भाग जाते हैं। देखिए, वो लोग हैं जिन्हें कौम परस्त नहीं कहा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो
मुसलमानों की बांटने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को तड़पते दर बदर करने पे तुले हुए हैं सिर्फ अपने पद के लिए कि किसी हालत में हम जदयू में नीतीश कुमार में बचे रहें, एमएलसी बचे रहें। ये वो लोग हैं। तो इन लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ना हमारे जमात को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि ऐसे लोग तो हर वक्त आएंगे आपको। अब एक बात बताइए, ये जिस बिरादरी की बात कर रहे हैं, ये हर वक्त कह रहे हैं कि ये पसमानदा समाज को लेके आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दिखाओ ठप्पा कहाँ है पसमानदा का ठप्पा बदन में। अगर आपके मैं लीजिए, मैं शेख हूँ और मेरी अम्मी जो है वो सैयद हैं, लेकिन ना कुरान में जिक्र है जात का और ना हदीस में जिक्र है जात का, तो फिर ये पसमानदा आया कहाँ से? ये पसमानदा उसी वक्त आया है जब नीतीश कुमार की सरकार में ये चीज़ों को लेके आया गया है कि मुसलमान को डिवाइड एंड रूल करने, तोड़ें, डिवाइड एंड रूल करो, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों वाली नीति, डिवाइड एंड रूल वाली बात। हाँ, फूट डालो राज करो। तो ये वो लोग हैं जिनको अपनी पढ़िए ना कि जमात की पढ़िए, ये इनको जरा सा भी फिक्र नहीं है। अब इनकी जो योगदान है अपने जमात में, जिस पसमानदा की बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप बताइए पसमानदा के लिए आपने क्या किया है? आप खुद ही बने हैं, आपके लोग नहीं बने हैं। और हम बोलते हैं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या पसमानदा के लिए कब्रिस्तान है? क्या पसमानदा के लिए अलग से कफन का कपड़ा है? क्या पसमानदा के लिए हमारी इस्लामी किताब अलग से है? क्या पसमानदा के लिए जीने का तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई हदीस क्या अलग है? बिल्कुल ही नहीं है। एक अल्लाह, एक किताब, एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सरासल सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। इसीलिए तो आप जैसे पत्रकारों बंधुओं को छोड़ के भागना पड़ जा रहा है उनको। भाई डिबेट कर नहीं पा रहे हैं, कहीं खड़ा हो रहे हैं, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, और फिर जब सवाल जब करे पत्रकार बंधु तो पीछे से भाग रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले जब आप लोगों ने ईद मनाया और इसी ईदगाह में, सीवान के ईदगाह में लाखों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। उसमें कहीं कोई बड़ा छोटा उसमें नहीं, सभी लोग नमाजी थे, एक लाइन में बैठे हुए थे। हमारा जो हम बार बार कहते हैं कि एक इमाम के पीछे, और इमाम जो होते हैं वो किसी भी कास्ट में बन सकते हैं। यही मुसलमानों की खूबसूरती है। जैसे हम हिंदू भाई में नहीं है, आम आदमी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का कोई भी भाई पंडित नहीं बन सकता है। इस चीज को आप मानते हैं ना? लेकिन हम मुसलमानों तो आज भी कायम है ये, इस तरह की बातें हैं। उस पर आएंगे उस पर हम आते हैं। नहीं बन सकते, लेकिन हमारे जो इस्लाम की खूबसूरती है, कोई भी आदमी इल्म हासिल करे और जाके इमामत करे, कारी बने, हाफिज बने, इमाम बने, एक सब में एक नमाज पढ़ सकते हैं, तो उस वक्त पसमानदा नहीं होता है। आपके बगल में कौन जात खड़ा पूछ भी नहीं सकते हैं, आपके इस जगह बगल में कौन जात है वो पूछ नहीं सकते। सिर्फ मालूम है कि कैफ अब जो बिल आया हुआ है उसमें जो बिल आया, जो मंत्री हैं किरण रिजिजू जिन्होंने ये बिल पेश किया, उन्होंने कहा कि इसमें ये 20-22 लोगों की एक कमेटी बनेगी, 4 लोग गैर मुस्लिम इसमें रहेंगे। ये क्या जायज़ है? यही आपसे तो कह रहा हूँ कि हमारे आप घर में अगर हमारा घर खराब है, आपको इतना चिंता है, और जो वक्फ बोर्ड है चाहे मदरसा बोर्ड है वो तो सरकार के अधीन में रहती है। तभी तो जो यहाँ के जैसे कि आपको सलीम परवेज बने थे, तो उनको जब बनाया गया था तो उनमें जब त्रुटियां थी तो आपने क्या सुधार किया? पहले आपने क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि ऐसे व्यक्ति को नहीं लाया जाए जिनके वजह से हमारा समाज पिछड़ा जा रहा है, और इस जमीन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, गरीब गुर्जा को बढ़ाने का। इसमें उन्होंने तो कुछ किया नहीं, और आके बोलते हैं कि शरीयत के लोगों को धज्जियां उड़ा देंगे। इनका बयान है ऑन द माइक, पटना के उनको हम लोग धज्जियां उड़ा देंगे इस बार, क्योंकि वो उस लायक नहीं। उनकी मैं बहुत, वो वार्ड भी नहीं जीत सकते हैं। सलीम परवेज को मैं चैलेंज करता हूं, हमसे डिबेट करेंगे वो इस्लामिक डिबेट, गुर्दा उनका उड़ जाएगा। लेकिन अब बताइए कि अब एक और, आपने कहा अल्पसंख्यक रिजू जी जो मणिपुर से आते हैं ना, उनका बयान है कि मैं बीफ खाता हूं। उनका बयान है कि बीफ खाता हूं, ऑन द माइक कहीं बोले थे, लोगों सुना। एक बात बताइए, कौन सी बड़ी बात हो गई? आप तो ये भी हम लोगों ने देखा था, जो केंद्रीय मंत्री थी स्मृति ईरानी, उनकी बेटी तो खुद खा भी रही थी और गोवा में बेचती भी। एक उसी बारे में आ रहे हैं कि आप एक जगह कह रहे हैं कि यूपी में गौ हत्या बंद करें, और मणिपुर में कह रहे हैं कि बीफ की दाम घटेगी,
और वहाँ के अल्पसंख्यक के जो मंत्री हैं रिजू जी, उन्हीं का वो चित्र पड़ता हुआ है। तो ये तो बीजेपी की दोहरी चित्र हिंदू भाई को समझना पड़ेगा कि ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। और जितने भी बड़े नेता हैं मुसलमान में जो बीजेपी में, उनकी पत्नियां क्या हैं, और लव जिहाद इधर बनाते हैं। इनके साथ कौन जिहाद करेगा? ये न्याय जो है अन्याय की तरफ लेके जाना चाहते हैं, देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं, देश को बांटने वाली सरकार आ चुकी है। लेकिन निश्चित तौर पे ये लड़ाई चालू रहेगी, आप समझ लीजिए, लड़ाई बंद नहीं रहेगी। कैफ जी, हम ये वक्त बिल जो आया हुआ है, ये भी चूंकि दोनों सदन से पास हो चुका है, राष्ट्रपति महोदय ने भी इस पर मुहर लगा दी है। आपको क्या लगता है कि आप लोग क्या अपने हक के लिए, जिस तरह से किसान बिल आया था, किसानों के लेकर के सरकार ने एक बिल लाया था, लेकिन बाद में किसानों ने जिस तरह से पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया, कई किसान मारे गए उसमें, MST वाला वापस हुआ। लेकिन वापस हुआ वो बिल वापस। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हो, इसलिए ये बिल, आपको क्या लगता है कि ये बिल वापस होगा या बीजेपी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस बिल को हमेशा कायम रखे? अभी आपने राजनीतिक रोटी सेकने की बात में, पहले चीज मैं आपको बात बता दूं, इसके पहले 2019 में बीजेपी के पास कितनी सीटें थी? 303 के आसपास लगभग था। 303 के आसपास था। पूर्व बहुमत की सरकार थी ना, इसको आप मानते हैं ना, तो उस वक्त क्यों वो पास नहीं कर पाया? अल्पत में सरकार है, और सरकार में कौन कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जो मुसलमानों का वोट लेके आए, नीतीश कुमार जो मुसलमानों का वोट लेके आए हैं, चिराग पासवान जो मुसलमानों का वोट लेके आए, और जैन चौधरी ये भी मुसलमानों का वोट लेके आए हैं। ये जो तबाही आई है ना मुसलमानों के साथ साथ, ये सेकुलरवादी जो नेता बन रहे हैं ना, उनका तो काम तमाम है। ये आप समझ लीजिए, अगर ये बनाना होता तो 19 बना देते, 300 पार थे। उस समय किसी की जरूरत नहीं थी, ना जदयू की जरूरत थी, जो ये चार जो जुड़े हुए, ना लोजपा की। आपको क्या लगता है कि ये एक तीर से कई शिकार बीजेपी कर रही है? बीजेपी को टारगेट है कि राज्य में जितने भी ये पार्टी हैं उनको बर्बाद कर दीजिए। जैसे शिंदे का क्या हाल है आज, पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, पहले तो वो शिवसेना के साथ गए, शिवसेना को तोड़, वहां तोड़ फोड़ हुआ। वही हाल यहाँ भी हो रहा है। ये आप तो समझना पड़ेगा, यहाँ के लोग सेकुलर, और एक बीजेपी अच्छी काम की है, उसका हम सराहनीय करते हैं। जो सेकुलर जो बनती थी टीमें, जो पार्टियां थी, उनका तो मुखौटा उतार दिया आ गया है कि ये सेकुलर लोग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी के इशारे पे ना करते तो निश्चित तौर पे इस बिल के खिलाफ होते। तो अब क्या होगा? चूंकि बिहार में वो तो आप लोग करेंगे अब अपने हक के लिए, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आपने देखा भी होगा गवर्नर साहब का जो एक बयान भी आया था कि क्या आप प्रोटेस्ट लोग ना करें, ये फंडामेंटल राइट है। और यही तो पीपल ऑफ इंडिया की पहचान है। देश का, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। हमारे जो उलेमा, हमारे जो चीज़ें हैं, जो हमारे शरीयत के लोग जो बैठे हुए हैं दिल्ली से लेके पटना तक, उनकी आवाज़ को अब बुलंदी के तौर से पार्टी करे या ना करे उससे हमको मतलब, मोहम्मद कैफ जरूर अब ये बुलंद करेगा, क्योंकि ये अब हमारे ज़मीनें नहीं रहेंगी, कब्रिस्तानें नहीं रहेंगी, हमारे मस्जिदें नहीं रहेंगी, हमारे मदरसे नहीं रहेंगे, तो फिर हम जीने। आपके नेता ने तो कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इस बिल को उठा करके कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए, ये प्रलोभन वाली चीज़ें हैं। सरकार 2005 से 2005 जब वोटिंग हुआ और उस वक्त नीतीश जी की सरकार आ गई, वो बोले कि साहबुद्दीन साहब छूट जाएंगे हमारी सरकार आ जाएगी, साहबुद्दीन साहब छूट जाएंगे हमारी सरकार आ जाएगी, साहबुद्दीन साहब छूट जाएंगे हमारी सरकार आएगी, तो हमारी सरकार आएगी। तो 25 हो गए, 20 साल हो चुके हैं। आप ना सरकार आई और ना वो छूटे, इस चीज़ को आप मानते हैं ना? और छूटे, और उसके बाद इन्हीं के सरकार में हमारे नेता चले गए जेल, जो सुप्रीम कोर्ट से जिनका बिल रिजेक्ट हुआ 2016 में भागलपुर से, जिस समय आप उनके साथ आए पूरा बवंडर हुआ, और इन्हीं लोग के सरकार में। तो इनको तो एक और बड़ा प्रोपगंडा मिल गया। आप मुसलमानों को रहबर क्यों नहीं बनाते हैं? सदन में क्यों नहीं भेजते हैं? क्या अगर सदन में अगर हमारे लोग रहते तो निश्चित तौर पे आवाज को बुलंद करते। ये प्रलोभन क्यों दे रहे हैं बार बार कि अब ये आएगा, सरकार आएगा, तुम आप कौन सा रोड पे और सदन पे आप निकाले हैं? बताइए हमको, एक भी बताइए। मैंने तो उनको
संभल वाली घटना पर एक बड़ा आवेदन भी दिया था कि सदन से लेकर संभल तक की आवाज को मुसलमानों के हक में बुलंद किया जाए। आवाज ना सदन पे होते हैं ना बुलंद पे होते हैं। और वहीं पे पार्टी की देखिए, वहीं पे 3 आदमी की हत्या हो जाती है जेपी यादव जो गोपालगंज में 80 विधायक लेके चले जाते हैं, लेकिन 20 से 17% लोग को जो पूरे भारत में जो हाहाकार मचा और खास बिहार में उनके पास नहीं पहुंचते हैं। इस चीज को आप मान रहे हैं ना? तो आपका मतलब अब सिवान की समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। मतलब कि तेजस्वी यादव जो आपके नेता हैं, आप जिस दल में हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, दल बड़ा नहीं है, हमारा जमात बड़ा है। और जमात के मैं फायदे गिना दे रहा हूँ, शायद आपको भी जानकारी नहीं होगा इस्लामिक चीज में, वो आपको बता दे रहा हूँ। जमात की इतनी बड़ी ताकत होती है कि जमात ईद की नमाज अकेले नहीं हो सकती है। अकेले ईद की नमाज हो जाएगी ना, जुमे की नमाज होगी ना ईद की नमाज होगी। अगर फर्ज नमाज भी जमात से नहीं पढ़ते हैं तो उसका सवाब कम होता है, और जमात के साथ पढ़िएगा तो 27% सवाब बढ़ता है आपका। ये है जमात की ताकत। कौम से बड़ा कोई नहीं, जमात से बड़ा कोई नहीं। हमको आरजेडी से कोई उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्योंकि 2005 से ये चीजें देख रही हैं। हमारे पास नेता कहाँ है? जब नेता नहीं है तो वो उन्हीं के पीछे फिर जाएंगे हम। अरे हमारे पास नेता नहीं रहेगा तो 17% 20% होने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। फिर उन्हीं का प्रलोभन में जाएंगे। तो अभी तो आप तो राजद में हैं, तेजस्वी के साथ आप उनसे मिले भी हैं, लालू जी के पास भी गए थे, चुनाव भी होने वाला है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आपको, आप जो मुस्लिम बिरादरी की बिरादरी की बात कर रहे हैं, आप जमात की बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम बिरादरी को इस चुनाव में वाजिब हक मिलेगा? हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर से राजद वही 2020 के 4 दीवारी के अंदर चली गई है। जो भी उनके साथ जो एक खून पसीने के साथ थे वो दरकिनार हो गए हैं और दरकिनार कर दिया गया है। तो आखिर मुसलमान जाएगा कहाँ, ये बता दें। मुसलमान चूंकि अभी मुस्लिम बिरादरी जो है वो वक्फ बिल को लेकर के वो ठगा महसूस कर रही है नीतीश कुमार से, तो आखिर कहीं ना कहीं तो उसे जाके खड़ा होना होगा कोई किसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप कह रहे हैं कि राजद से मिलने वाला नहीं है, नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हो गया है, तो हाँ, तो फिर आखिर ये मुसलमान कौम जो है ये कहाँ जाए? जो लगातार मुसलमानों की आवाज़ दे रहा है, जो लगातार मुसलमानों की हक की बात कर रहा है, दलितों की बात, अति पिछड़ों की बात कर रहा है, और मुसलमान के हर जगह पहुंचने की बात कर, उसके साथ जाए। आने वाला समय बहुत ही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुसलमानों के हित में, उसको तो लॉटरी लग गई है, ये आप जान लीजिए।
अगर लॉटरी नहीं आप लगती, दोनों बात कह रहे हैं कि उसके साथ नहीं जाने वाला नहीं, है, उसके साथ नहीं जाएगा। फिर उसकी लॉटरी भी लग गई है। लॉटरी इसलिए लग गई है ना कि ये सेकुलरवादी जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, अब ये प्रलोभन कि हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये लॉटरी लगी है। बिना मेहनत का तो कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। 20 साल से बिना मेहनत कहीं मिल रहा है। 20 साल से तक गिव एंड ऑर्डर ही चल रहा है मेरे भैया। आप कैलाश भैया 20 साल से यही चल रहा है। कहाँ मेहनत है? पहले तो बोल दिया है वोट दे दिया ना तो बीजेपी आ जाई। इससे छोड़ के आज तक आरजेडी बढ़ा ही नहीं है। और आरजेडी में जो बड़े बड़े नेता है, खासकर मुस्लिम जो बिहार के पूरे लीडर, उनके यही काम है, उनको डराना कि मुसलमान को डराइए, वोट दीजिए, नेता मत बनाइए। आज अगर सदन में हमारे पास अगर 10 MP 20 MP रहते, पूरे भारत में MP संख्या है कि नहीं मुसलमानों का, बिहार में 17 से 20% इतनी बड़ी आबादी है, किस लिए है? गिव एंड ऑर्डर देने के लिए, सिर्फ वोट देने के लिए है? तो आपका दशा दुर्दशा तो खराब होगा ही होगा। और आप हंसने के पात्र खुद हैं, क्योंकि आपको बोलने वाला नेता नहीं है। आप बोलिए जो वोट लेते हैं कि रोड पर जाके आवाज़ उठाए, संवैधानिक तरीके से रोड पे निकल के लोग तो आवाम निकलने के लिए तैयार है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये सेकुलर के नाम पे सिर्फ ढकोसला हो रहा है। 3 आदमी का तो पर्दाफाश हो चुका है यहाँ पे, अब जो भी है वो भी उनका भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि हमें नेता चाहिए भाई, हमें नेता चाहिए, हमें आवाज देने वाला नेता चाहिए। कैफ, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार, चाहे वो संभल की घटना हो, लगातार संभल सुर्खियों में रहा है, उसके बाद वक्त बिल आया और अभी रामनवमी भी बीता है, कई जगह की जो खबरें आ रही हैं कि मज़ारों पे चढ़ के जबरन सब कुछ हो रहा है। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। क्या ये वक्त जो है वो बीजेपी मुसलमानों को डराना चाहती है? डराना चाहती है कि डरा रही है? डराना चाहती नहीं है, डरा रही है। अब मैं गिना दे रहा हूँ आपको। NRC, CA, UCC, मदरसा, मॉब लिंचिंग, हिजाफ, आजान, मस्जिद का टूटना, खनकाओं पे सवाल उठना, ये सारे जो चीजें मैंने उत्तर प्रदेश में कई मदरसे को बंद कर दिया गया कि भाई आपके पास कागज नहीं है, आप बंद करो। वही बोल रहे हैं। ये सारे चीज किस कौम से आती है? सिर्फ मुसलमानों से आती है, क्योंकि बीजेपी एकदम नकारा हो चुकी है। बीजेपी के पास कोई प्रोपेगेंडा है ही नहीं है, वो करे तो करे क्या। और आस्था बहुत खतरनाक चीज होता है। आस्था जो चीज़ें होती है बहुत खतरनाक है। अब बीजेपी वर्तमान की बात ना करती है, 300 साल पहले औरंगजेब की बात करती है। अब बताइए बीजेपी बाबर की बात करती है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है, जनता का एक बड़ा हिस्सा भी तो उसके कहने पे आ जाता है उनके साथ। नहीं, कहीं नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है और हर जगह कुछ मुनाफिक रहते हैं। हर जात में मुनाफिक है, ये नहीं कि मुसलमानों में ही है। मुसलमान से भी जो है वो भी मुनाफिक है, जो घर में रह के अपने घर का लंका दहन वाला काम करते हैं। देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अभी आप ही लोग, चाहे वो केंद्रीय डिबेट हो या बिना मुसलमान के कोई डिबेट हो ही नहीं सकता भारत में। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, बिना मुसलमान का कोई डिबेट हो ही नहीं सकता। आप देखिए सर कि अगर किसी बलात्कार होता है, किसी बहनों का, किसी महिलाओं का, तो उससे पूछा जाता है, पत्रकार बंधु पूछते हैं कि उसमें क्या मुसलमानों का नाम है? अगर मुसलमानों का नाम है तो चलेगा न्यूज, और नहीं है तो नहीं चलेगा। ये हालात है देश की, ये आप इसको मान रहे हैं ना। और सुनिए, अब जो बात की है, तो हम मुसलमानों के लिए इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि देखिए, हम गुलाम कौन बनाया? अंग्रेज। औरंगजेब पे गुलाम का टैग नहीं लगा हुआ है, बाबर का टैग नहीं लगा हुआ है। अगर दुनिया में पूछा जाएगा कि अगर देश गुलाम हुआ तो किसके वजह से हुआ, तो पता है वही अंग्रेजों के वजह से हुआ है। उसकी बात नहीं होती है। लड़ाई हम लोग की पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान दे के कौन गया? अंग्रेज। उसकी बात नहीं होता है। बांग्लादेश बनाया कौन? अंग्रेज। उसकी बात नहीं होती है। 50 साल पहले, आज मनीष कश्यप का बयान सुन लीजिए आप। आज आप देखिए, मनीष कश्यप वो कह रहा है, यहाँ आता है बरौली में, और बरौली में बैठता है किसके साथ? तो स्मैकी बेचने वाले के साथ। और उसका बयान क्या आता है? कितना दुर्भाग्य उस बयान, उसका बयान का बयान आ रहा है, कह रहा है क्या कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुई तो वक्फ आया, और वक्फ बोर्ड के जो षड्यंत्र रचा जा रहा था कि इस्लामिक देश हो जाए हमारा। बताइए, इतना भड़काऊ बयान, डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिया जा रहा है या इस तरह के जो माहौल बनाया जा रहा है, बजरंग दल वाले अभी यहाँ पे उल्टा सीधा बोले बड़हरिया में, बहुत गंदे गंदे बात बोले।
तो आखिर आजादी कानून, कौन दी? क्या कानून का जो डर होना चाहिए था वो धीरे धीरे समाप्त हो उत्तर रहा है। प्रदेश से ये डर खत्म हुई है। अतीक अहमद अच्छे थे या बुरे थे वो तो कोर्ट फैसला करता, और कोर्ट उनका तभी तो, अगर खराब था, थे, जो खराब भी थे था, तो कोर्ट, नहीं, अच्छे तो बाहर होते, और उन पे जो एलिगेशन लगे इसलिए वो जेल में थे और काफी सालों से थे। लेकिन अंडर द पुलिस वहां पे उनकी हत्या हो जाना, ये हम लोग के लिए संविधान के खतरे की बात है। ये पुलिसिया चैलेंज है। और वही पुलिस घुटने पे गोली मार रही है और सामने गोली चलाने वाले को निहत्ते खड़ा हो रही है, उसको उठ के खींच रही है। ये पुलिस रहेगा तो मनोबल तो बढ़ेगा ही ऐसे लोगों का। उसके बाद एक और अपराधी की जो कोर्ट में रहता है, जेल से आता है, और उसकी हत्या कहाँ होती है? कोर्ट के अंदर जज के सामने। ये ताकत कौन दिया भाई? ये हिम्मत कहां से आया? सिर्फ और सरकार, और सरकार के छोड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मोदी जी का भाषण देखिए, आप मोदी जी का भाषण देखिए, डायरेक्ट मुसलमानों पे टारगेट करते हैं। इसलिए वो खुश करना चाहते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो राजपाट चलाते थे। और संविधान आया तो राजपाट किसकी गई, राजतंत्र किसका गया? ये तो सब जानते हैं। हमारे जो पिछड़े अति पिछड़े के लोग हैं वो भूल चुके हैं कि आपके साथ कौन जो एक प्लेट में खाना खाता था, कौन आपको किसके मस्जिद के आगे खड़े होकर आप इमाम से दुआ लेते थे। ये सब भूल चुके हैं। उनके दिमाग में ये हो गया है कि मुसलमान सिर्फ दुश्मन है। दो सवाल आपसे, और अंतिम सवाल होगा कि क्या इस बार के चुनाव में, जब विधानसभा के चुनाव 2-4 महीनों के बाद होने वाले हैं, मुसलमान बटेगा? अगर मुसलमान निश्चित तौर पे अपने आप को नहीं देखेगा कि आपके हक की आवाज़ के लिए कौन खड़ा है और आपको कौन ठग रहा है, तो ये समझ लीजिए कि खत्म है। मैं सिर्फ कहता हूं कि जो मतलब ये कि आप बटेंगे तो कटेंगे। निश्चित तौर पे आप मुसलमान में रहबर लेके आइए, मुसलमान की ताकत को बढ़ाइए। अगर मुसलमान में रहबर नहीं होगा, ना सीओ के पास जाने वाला आपके पास नेता है, ना बीडीओ के पास जाने वाला नेता है, ना थाना पर जाने वाला नेता, कोई नहीं आपको पूछने वाला, तो अभी आपकी ऐसी हालत है। आज भी जो भी स्थितियां बनी हुई है, एमएलसी का पता नहीं, एमपी का पता नहीं, विधायक का पता नहीं, भाई तो आप 17 से 20% कर क्या रहे हैं? आप हारिए या जीतिए, अपने कौम के नेता, अपने कौम के लोगों को लेके आके उसे नेता बनाइए, और मजबूर नहीं और मजबूत बनिए। और मैं कहता भी हूं, अगर दीन में जमात जरूरी है, दीन की, जो हमारे दीन है इस्लामिक दीन, अगर दीन की जमात जरूरी है तो निश्चित तौर पे मुसलमानों की भी सियासत में जमात जरूरी है। यही होना चाहिए। अगर आप इस वक्त फिर जा जाइएगा बीजेपी के डर से ये हो जाएगा, बीजेपी तो भाई 20 साल से है, 2014 से तो वो भी आ चुके, डबल इंजन की सरकार है, आपको कहां कुछ। जो मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, और हिफाजत भी अल्लाह दे रहे हैं। तो आप इन चीजों पर मत जाइए, अपने नेता को बनाइए। और यही सब सेकुलर पार्टी है। जैसे मैं आपसे वोट ले रहे के और उसके बाद उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने दिखा दिया कि सेकुलरवादी मत बनो, मोहम्मदवादी बनो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाओ। इंसानियत के मिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना कि सेकुलरवादी पार्टियां है। एक और मैं अब थोड़े मैं आपसे वक्त लूंगा। ये सब चीजें जो है सबसे जरूरी है। बीजेपी आ जाएगी, 2005 से एक प्रोपेगेंडा चला, शहाबुद्दीन साहब निकल जाएंगे, सरकार बनेगी तो शहाबुद्दीन साहब निकल जाएंगे, तो 20 सालों में एक नेता नहीं हो पाया। अगर आपके पास नेता नहीं होगा तो कोई भी पार्टी आपको कैसे टिकट देगी? आपसे पूछेगी कि आपके यहाँ नेता है, तो आप बोलिएगा कि नहीं है, तो नहीं है तो नेता तो टिकट भी नहीं है। साफ तौर पे है ये चीजों समझना पड़ेगा, खासकर हमारी कौम के। और कौम में माशाअल्लाह मैं उनको तारीफ करता हूँ, जो हिंदू भाई हैं, उनमें 1000 नेता बन रहे हैं, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो वो मजबूत हैं, हर जगह पहुंच जा रहे हैं, वो थाना हो या वीडियो हो या कहीं भी ऑकरेंस होता है तो हिंदू भाई के नेता पहुंच जाते हैं। और हमारे यहाँ कहीं भी ऑकरेंस होता है, हाथ लोग खड़ा कर देता है, क्योंकि हमारे पास नेता ही नहीं है। तो अब तो सब कुछ चला जा रहा है, अब तो वक्त भी चला गया। लड़ाई होगी, जीत कब होगी नहीं होगी अल्लाह जाने, लेकिन लड़ाई के लिए भी तो सेनापति चाहिए। आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं? अब अगर लड़ाई के लिए बिल्कुल बिना सेनापति की कोई लड़ाई नहीं हो सकती। सेनापति चुनिए मेरे भाइयों, सेनापति चुनिए। अगर सेनापति रहेगा तभी आपको राह दिखाएगा। रहबर चुनिए, राजा मत चुनिए। राजा चुनिएगा कुछ हासिल नहीं होगा। अब अंतिम सवाल ये कि ये वक्फ बिल को लेकर के जिस चर्चा में हम लोग बैठे हुए थे, आगे क्या सोचा है,
किस तरह से आप लोग इसका विरोध, क्या सड़क पे उतरेंगे या फिर कोर्ट का दरवाजा, जिस तरह से आप लोग कोर्ट पहुंचे हुए हैं, कोर्ट 4-5 केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। वैसी साहब पहुंचे हैं, कांग्रेस के पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। और अब जैसे ही निर्देश आता है तो हम लोग एक फंडामेंटल रहेगा जो संविधान के तहत हो, कि किसी को कोई परेशानी ना हो। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, क्योंकि एक तो मेरा हक जाहिर है और मैं दूसरे को क्यों परेशान करूं। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर हमारा प्रोटेस्ट होता है तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा अपने हिंदू भाई से भी कि आप मेरे हक के साथ आइए। आज आप हम पे हंस रहे हैं, कल आप पे हंसेगा कोई और। तो ये सिलसिला को तोड़िए और आप समझिए कि हमारे जिसमें हम सपुर्दे खाक होते हैं, जिसका नाम कब्रिस्तान है, अगर वो ही चीज़ नहीं रहे तो हमारी दर्द को समझिए। जिसकी इबादत जाके हम आज आपकी जाएगी तो हमारी भी जाएगी। जहाँ हम इबादत करते हैं, तो जिस इबादत आप में इबादतगाह ना रहे, पूजा करने का जगह ना रहे, तो फिर हम मुसलमानों का क्या होगा। और जहाँ से हमको इल्म हासिल होता है, जिसका मदरसा बोलते हैं, वो बंद हो रहे हैं। तो हम तो अपने लड़ाई लड़ी रहे हैं, लेकिन आप जरा गौर कीजिए, ये देश किसका है? हम सभी का है। तो अगर हम सभी पे अगर काला कानून आता है, तो अगर आज मोहम्मद पे आता है तो कल राम पे भी आएगा। तो सरकार को ऐसा संदेश दिया जाए कि किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कास्टिज्म पर वोट और कास्टिज्म की बात ना करे। जो 91 का आर्टिकल जो दे दिया गया है कि जो जैसा है उसी तरह रहने दिया जाए। अब ये अगर ऐसे रहेगा तो कोई मीडियम आएगा, बोलेगा ये सरकारी है, तो सब विवाद शुरू। अब विवाद होगा तो क्या होगा भाई? फिर वही बंटवारे वाली बात होगी। तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, निश्चित तौर पे होगा प्रोटेस्ट, तो होगा ही हो, क्योंकि ये अधिकार है, ये तो ही आज़ादी है। और ये आज़ादी बताती है कि देश आज़ाद है। अगर एक आदमी झंडा लेके चलता है तो देश आज़ाद दिखता है, और नहीं तो रास्ताई हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हो रही है सिर्फ और सिर्फ हमको और देश को बांटने वाली हो रही है, देश में दंगा फैलाने वाली हो रही है कि देश में अमन चैन ना रहे। लेकिन हम मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, सब्र के साथ एक ऐसा पैगाम देंगे पूरे भारत में, जैसे किसान आंदोलन हुआ था। आंदोलन तो होगा, बहुत बड़े पैमाने पे होगा, निश्चित होगा कि हम लोग अपना हक ले। और ये हक की लड़ाई अगर आज जीतेंगे तो आने वाला नस्ल को देंगे कि हक के पीछे मुसलमान कभी पीछे नहीं हटता है। चलिए, आपने देखा कि अभी कैफ से बात हो रही थी वक्फ बिल को लेकर के, और उसके साथ साथ उन्होंने कई जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर भी चर्चा हुई। तो सबसे कुल मिला के ये बात यही सामने आ रही है कि लगेंगे आग। किसी शायर ने कहा था कि लगेगी आग तो जलेंगे कई मकान, सब मकान। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े ही है, आज आपका कल मेरा भी जलेगा। तो शायर, मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो भावना थी, आज जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर के सरकार इस बिल को लेकर के आई है, हो सकता है कि कल यही बिल जो हिंदू धर्म के वक्फ बिल की तो बहुत सारी बातें हो चुकी है और बहुत देर से बात भी हो रही है। क्या ऐसा कोई बिल आएगा जिसमें अति और पिछड़ा और अति पिछड़े को भी मंदिर में जगह मिलेगी? वही मैं कह रहा था कि क्या ऐसा बिल आएगा कि जो दलित समाज के जो लोग हैं मंदिर में बैठेंगे, जो उनके हाथों द्वारा पूजा कराएगी, उस वक्त हमारा देश। और जो मंदिर खोदने की बात करते हैं, मंदिर जो खोद रहे हैं मस्जिद के नीचे, मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, देश को मंदिर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद शायद बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है कि इस देश को अगर मंदिर बना दिया जाए, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हों, और ये झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो हमें लगता है कि यही स्वर्ग है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखना है, लेकिन राजनीतिक लोग जो हैं वो अपने फायदे के लिए हमेशा इस तरह के प्रोपगंडा को खड़ा करते रहते हैं। आपने देखा कि आज जिस परिस्थिति में हमारा देश खड़ा है, ये वक्त किसी भी मायने में सही वक्त नहीं है। हम सबको आंख खोलकर, दिल को साफ करके अपने देश के लिए सोचने की जरूरत है, ताकि हमारा ये सुंदर
जो गुलिस्तां है ये बच सके। हम लगातार आपको वक्फ बिल से लेकर के बिहार की जो राजनीति है उस पर चर्चा करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए ATN लाइव।